साक्षी दिल्ली न्यूज। देखिए, कोर्ट से जो तारीख मिलती जा रही है, कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कोर्ट पूरा करता है। और 18 महीने की जो तारीख मिली, इसके पहले 2012-2009 में जब कंपनी शुरू हुई तो यहाँ पर एमएलए और नगर सेवक जो थे, हमारे बड़े अच्छे एमएलए और नगर सेवक थे। क्या कहना, 2009 के बाद बदलाव आया और 2009 से 2023 आ गया, लेकिन इस कंपनी को लेकर सिर्फ राजनीति की गई। अगर ये दिल पर लेकर पॉलिटिशियंस यहाँ के काम करते, 5-5, 6-6 नगर सेवक उस वार्ड के और एमएलए साहब, जिनके बोलने पर ऑफिसर्स का तबादला हो जाता है, जिनके बोलने पर ऑफिसर्स की सैलरी तक बढ़ जाती है, पोजीशन बढ़ जाती है, तो ये एसएमएस कंपनी जो पूरी तरह से लॉ कंप्लायंस करके नहीं बनाया गया था, ये बहुत जल्दी बंद हो जाती है। लेकिन लोगों के साथ जब खिलवाड़ करना शुरू किया गया तो यहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग जो यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, इनमें से कुछ लोग आज हाजिर नहीं हो पाए। इन सारों लोगों ने मेहनत की और मेहनत करके पहले लोअर कोर्ट्स में गए, वहाँ से तारीख मिली, फिर हायर कोर्ट्स में गए, और अब की जो ऑर्डर आया है ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट करना या हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना, मुझे लगता है कि ये एसएमएस कंपनी के बस की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आप लोगों के, जैसे कि जब भी इलेक्शन का दौर आता है तो एक सियासी मुद्दा बन चुका है गोवंडी शिवाजी नगर में, कब्रस्तान हो या एसएमएस कंपनी हो या डंपिंग हो, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? इस विषय पे ये कहूंगा कि भारत के अंदर 365 दिन में से 364 दिन इलेक्शन चलते रहते हैं। इसका मतलब लोगों के मुद्दे को छूना नहीं चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है कि एसएमएस कंपनी या कोई अदर मुद्दे जो है इलेक्शन के दौर में ही आते हैं। ये मुद्दे चल रहे हैं, आपने बताया कई दिनों से चल रहे हैं, उस बीच में इलेक्शन आ गया है। और इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गोवंडी के लोगों को एक स्वीट के तौर पर एक बहुत अच्छा लाइफ जो है वो प्रदान किया है। तो अभी जो पीआईएल दाखिल किया था वो कौन सी संस्था थी या एनजीओ थी, किसने दाखिल किया, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पीआईएल जो फाइल हुई थी वो गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी, जो हम सब की मिलकर है। एक्चुअल में मैंने उसको नाम इसलिए गोवंडी दिया है क्योंकि ये गोवंडी वालों की सोसाइटी है। और हमने जो पीआईएल फाइल किया तो पीआईएल फाइल का हमने डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच नहीं किए। सबसे पहले हमने 2000 जो आपको मैं बताता हूँ 2020 में हमने सबसे पहली कंप्लेंट लॉन्च की जुलाई के महीने में, कि उस कंप्लेंट में हमने जो सबसे पहले जो ट्विटर के ऊपर कंप्लेंट लॉन्च की वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमने दिया। दिल्ली में हमने कंप्लेंट लॉन्च की कि सर हमारे यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी है जो कंटिन्यूअसली, अगर दिन में देखो या रात में देखो, जो टॉक्सिक एमिशन मतलब बहुत ज्यादा डार्क धुएं निकाल रहे, तो जिसकी मतलब यहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य पे काफी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उस कंप्लेंट को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जुलाई 25 मतलब 25 जुलाई को महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फॉरवर्ड किया कि इसके ऊपर आप लोग 7 दिन के अंदर अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करो। तो 25 जुलाई को जब महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो उसको देखते हुए हमने हमारे लीगल एडवोकेट्स के जरिए एक लीगल नोटिस पॉल्यूशन बोर्ड को दी कि आप लोग अगर सर ये पॉल्यूशन बोर्ड के ऊपर अगर आप एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं बनाओगे तो हम लोग आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो फिर हमने एक लीगल नोटिस इशू की जिसमें हमने पार्टी बनाया महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को, हमारे यहाँ के बीएमसी को, इनको पार्टी बना के हमने एक लीगल नोटिस भेजा। तो उस लीगल नोटिस का इम्पैक्ट ये पड़ा कि उन्होंने विद इन 1 वीक हमारा जो कंप्लेंट था उसके ऊपर जो उनको रिप्लाई फाइल करना था उसको उन्होंने रिप्लाई फाइल करते हुए यहाँ के जो पॉल्यूशन बोर्ड थी उसको ये डायरेक्शन दिया कि ये जो पॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मतलब ये धुआं निकाल रहे हैं, कि सबसे पहले इस धुएं को कम करने के लिए आप लोग क्या करो कि आधा लोड, मतलब वो टाइम पे कोविड था एक्चुअल में, तो कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा लोड यहाँ पे आ रहा था, तो 50% लोड डाइवर्ट करने के लिए तलोजा की तरफ भेजने का आदेश दिया उस नोटिस के बाद। उसके बाद जब हमने देखा कि नोटिस के बाद तो लोड तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, और उसके बाद भी मतलब यहाँ के लोगों के जो हेल्थ सिचुएशन है वो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने एक आरटीआई पुटअप की थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आरटीआई का डेटा। अगर आप लोग थोड़ा जूम करेंगे इसके ऊपर तो आपको दिखेगा। ये डेटा के अंदर बाकायदा आप लोग खुद देखिए कि ये हमने पूरे इंटायर मुंबई का डेटा मांगा था, जिसमें उन्होंने डेटा में फिगर आउट किया था कि ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट है वो यार 2009 में 9000 थे, 2010 में 8,900 थे, फिर 2011 में 9,000 थे। मतलब सबसे ज्यादा रेशियो अपने एमिस्ट वार्ड का, जो अलग अलग हमने वार्ड का मांगा था, हर एक ए से लेके टी वार्ड तक का, मतलब इंटायर 24 वार्ड्स के हमने डेटा निकाले थे। तो उसमें से अपना जो एमिस्ट वार्ड आता है वो सबसे ज्यादा हाईली डेंसली जो है कि अफेक्टेड एरिया था अपना सब अराउंडिंग सारे वार्ड में। तो इस डेटा को हमने बेस बनाया और इसके बिना पे हमने कोर्ट में पिटीशन फाइल की। तो कोर्ट में जब हम गए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने जब फाइल किया, तो ऑलरेडी 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसएमएस इन्वोक्लीन जो कंपनी है यहाँ की, जिसके बारे में सारी बातचीत चल रही है, उस कंपनी को 2019 में कोर्ट ने स्टे दिया था, मतलब यहाँ पे रहने का एक प्रस्ताव दे दिया था।
तो उस स्टे को हमने रिवोक करने की कोशिश की। इसके लिए हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, यानी उस स्टे को हमको तोड़ना था कहीं ना कहीं, कि उस स्टे को तोड़ने के लिए हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2022 में फाइल किया। और जब हमने 2022 में फाइल किया तो फाइल करने के बाद हमने काफी चीजें अपने पेटिशन में हमने ऐड भी की। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ का हमने एक डिवाइस अपने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, जिसको हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस कहते हैं। कि वो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस एक्चुअल में वर्क कैसा करता है कि जितने भी सराउंडिंग में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स, जैसे उसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आता है, CO2 आता है, कार्बन एमिशंस आता है, PM 2.5 आता है, PM 10 आता है, मतलब उसके पूरा हमने एक मेजरमेंट निकाला और मेजरमेंट निकाल कर वो डेटा हमने कोर्ट को पुटअप किया। उस डेटा के ये देखिए आप लोग रेड देख रहे हो, ये पूरा ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जो पॉल्यूटेंट्स है, ये सारे पॉल्यूटेंट्स का हमने बेस बनाया कि ये सर हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड ये चीजों की वजह से लोग ज्यादा हो रहे। तो इसका बेस क्या बना कि वो बायोमेडिकल कंपनी की, कहीं ना कहीं बायोमेडिकल कंपनी जो है कि डाइऑक्सिन, फ्यूरेन और इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स निकालती थी। तो इस सारी चीजों को, ये RTI का डेटा और ये हमारा फिगर, ये सबको देखकर चीफ जस्टिस जो थे हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उन्होंने काफी सीरियसनेस दिखाई मामले को कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। मतलब आप लोग को जो अभी आदेश मिला है 18 महीने का, इससे आप लोग को मतलब सेटिस्फाई हो आप? ये मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर, मैं आपको पूरा समरी इसके लिए ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी है कि पब्लिक में ये सारी डिटेल आ जाए। तो कैसा है, फिर उस चीफ जस्टिस ने ये डिसाइड किया कि 12 महीने का जो पीरियड है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, 12 महीने का पीरियड कब है? इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद। जज ने जो ऑर्डर में हमको दिया है कि 12 महीना इस कंपनी को शिफ्ट करने के लिए लगेगा इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद, और इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने की जो मुद्दत है वो भी 12 महीने की है। हमने कोर्ट में 3 पीरियड मांगी थी, जिसमें पहला पीरियड ये था कि कंपनी को यहाँ से रिलोकेट किया जाए और एक टाइम बॉन्डेड मैनर, मतलब एक टाइम शिफ्ट बताया जाए लोगों के सामने कि इतने टाइम में इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट करना है। क्योंकि इससे पहले अथॉरिटीज जो थी सिर्फ डायरेक्शन दे रही थी, टाइम बता रही थी, लेकिन कोई भी चीज अगर कोर्ट के ऑर्डर में आता है तो इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज होने का भी पूरा चांसेस आ जाता है, क्योंकि अब कोर्ट के ऑर्डर से ये मुकर नहीं सकते। अब एक बंदिश में आ गए, जकड़ में आ गए, अब उनको उसी पीरियड में ही यहाँ से शिफ्ट होना है। और सेकंड चीज, हमारे लिए सबसे बड़ी फेवरेबल चीज ये है कि ये कंपनी जहाँ पे जा रही है, अब इसमें कोई दो ऑप्शन नहीं कि वो कंपनी वहाँ पे नहीं जाएगी, क्योंकि वो MIDC एरिया है। MIDC एरिया में एनवायरमेंट क्लियरेंस 100% मिल जाता है, उसमें कोई डाउटफुल चीज नहीं है कि इनको एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। जैसे पिछली बार हुआ था, खालापुर में नहीं मिल पाया था वहाँ के ऑब्जेक्शन की वजह से, लेकिन यहाँ पे किसी का भी ऑब्जेक्शन आएगा उसके बाद भी उनको यहाँ से शिफ्ट होना है, क्योंकि वो MIDC एरिया है। और सेकंड चीज मेरा बोलने का भी ये है कि जो कोर्ट ने जो हमारे सेकंड पीरियड की बात की थी, कि उसमें उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है कि आप लोग जो है यहाँ के लोगों को, हमने कंपनसेशन भी दिलाने के लिए डिमांड रखा था कि यहाँ जो अब तक लोग अफेक्टेड हुए, इतने सारे लोग जो उससे पीड़ित हुए, जैसे हमने RTI के डेटा बताया, तो कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया कि आपको जो भी कंपनसेशन की जो बात है वो आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो अपना ग्रीन कोर्ट है जो सिर्फ इन्वायरमेंट को देखता है, वहां पर जाके इस मैटर को पुटअप करो। और उसका बाकायदा कोर्ट ने हमको ऑर्डर के उसमें लिख कर दिया है, जो कि मैं आपको ऑर्डर बताना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें बाकायदा पूरा ऊपर सोसाइटी का नाम है पेटिशनर में, ये आप देख लीजिए, पेटिशनर गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी। ये हमारी जो PIL जो फाइल हुई थी उसका पेटिशनर का नाम है सोसाइटी का। और ये सारे रिस्पोंडेंट है। इसके अंदर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पार्टी बनाया गया था, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया गया था, MP अपना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पार्टी बनाया गया था, BMC को पार्टी बनाया गया था। तो उसमें बाकायदा क्लियर कट लिखा हुआ है 12 महीने की मुद्दत इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद, 12 मंथ। और ये देखिए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि NGT में जो मूव करने के लिए कहा गया, देखिए NGT का जो मेंशन किया गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यहाँ पर हमको कंपनसेशन, मतलब यहाँ के लोगों को जो मुआवजा मिलना है वो आगे के पीरियड जब हम NGT में फाइल करेंगे तो वहां पे हमको उसके आगे का डायरेक्शन मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी जो आपको मैंने ब्रीफ की। तो आप लोग ये जो 18 महीने का वक्त मिला है कोर्ट से आप लोग को मतलब सहमत है, आप लोग को सेटिस्फाई हुआ? नहीं, सहमत तो नहीं हम लोग। इसमें मसला ऐसा है, ये 18 महीने का जो इन लोग ने कोर्ट का ऑर्डर दिए, ठीक है, इनको यहाँ से खाली करना है, लेकिन 18 महीने के बीच इन लोग कुछ ना कुछ बहाना डाल के फिर स्टे लगा दिए, तो इसके लिए हम लोग सहमत नहीं है। कैसा है कि एक जुमला बन के रह गया SMS कंपनी बंद करो, लेकिन अभी तक बंद नहीं। एक्चुअली मैं बात करता हूँ, सीन ये हुआ कि 2020 में जब लॉकडाउन हुआ कोविड के दौरान, तो मेरी मुलाकात फैयाज से हुई। मैं एडवोकेट सैफ हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सीन ये हुआ, फैयाज मुझे मिले और फैयाज ने बोला कि बॉम्बे में ये गोवंडी में ये हालात है। तो हमने स्टडी करना चालू किया मैटर प्रॉपरली, हमने टेस्ट के आर्टिकल्स पढ़े, हमने जो ट्यूबरक्लोसिस के डॉक्टर्स हैं उनसे बात करी, हमने शताब्दी हॉस्पिटल वहाँ पे इंक्वायरी करी।
तो हमें एक डेटा मिला। फिर डेटा मिलने के बाद हमने क्या किया, नोटिस इशू करने लगे। हमने पहले नोटिस मारा एमपीसीबी को हमने जब नोटिस मारा तो एमपीसीबी ने रिप्लाई एकदम क्लीन और सफेद रिप्लाई किया कि ये जो हमने इसको ऑडिट किया है और ये कंपनी प्रॉपर है, और बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे लोड ज़्यादा हो रहा है कोविड की वजह से, इसको हम आधा लोड जो है तनुजा में शिफ्ट करेंगे। हम उससे खुश नहीं थे और फिर फैयाज ने आरटीआई मारा, और हमने वो टाइम पे एनवायरमेंट मिनिस्टर जो था आदित्य ठाकरे, उसको शो कॉज नोटिस मारा कि भाई अगर तू नहीं लेता है तो तेरे खिलाफ हम मूव करेंगे कोर्ट में, एनजीटी में सेक्शन 4 में। फिर आदित्य ठाकरे ने जब ये नोटिस पढ़ी तो आदित्य ठाकरे ने फौरन एमपी राहुल शिवाले, अबू आसिम आजमी और एमपीसीबी के जो हेड थे इससे पहले, और बीएमसी के इकबाल झाल को बुलाया और हमें इनविटेशन दी थी पर्सनली उनके लेटर हेड पे, जो हमको मिला जुलाई का नवंबर के महीने में। तो पता नहीं वो पॉलिटिकल गिमिक क्या था कि हमें जो लेटर जुलाई में इशू हुआ था वो नवंबर में क्यों मिला, ठीक है, जब मीटिंग खत्म हो गई। फिर उस मीटिंग में हम प्रेजेंट नहीं थे और एक ट्वीट आता है फलाना आदमी का, मैं नाम नहीं लूंगा, कि भाई ये कंपनी आदित्य ठाकरे ने बोला है कि बंद होने वाली है, और हमें टैग आ गई कि भाई ट्विटर पे आप अगर मुझे फॉलो करोगे, माशाल्लाह अच्छे खाली फॉलोअर्स है, तो उस बंदे ने मुझे टैग किया कि भाई ये कंपनी बंद होने वाली है, या बंदे का फोन आया कि भाई कंपनी बंद होने वाली है। तो हम खुश हो गए, हमने पार्टी चालू करी, हम भिवंडी ढाबा गए, खाए पिए, बोले चलो एक लेटर पे काम हो गया। और हुआ ये कि भाई 1.5 साल हो गए, जब मई 2022 आया, ठीक है, तब हमको लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है। उसके बाद हमने फिर एक नोटिस इशू किया, जब इनकी सरकार मिली जुलाई में, तो नोटिस इशू किया कि भाई अगर इससे पहले जो प्रॉमिसिंग इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये हटेगा, बट अभी तो सरकार मिल गई है, तो अभी आप लोग क्या करोगे? तो उसका हम लोग को कुछ आंसर नहीं आया। तो हमने क्या किया, एनजीटी में प्रिंसिपल बेंच पे पिटीशन मूव किया, जो दिल्ली में है, जो हेड बेंच है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, लेटर पिटीशन SMS न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे और एडवोकेट मतलब सैफ आलम के नाम से हमने यहाँ पे पिटीशन फाइल किया। मतलब प्रिंसिपल लेटर पिटीशन भेजा कि शायद आप लोग सुओ मोटो लो, हमने डायरेक्ट फाइल नहीं किया, हमने लेटर पिटीशन भेजा कि आप सुओ मोटो फॉर्म निकाल दो। सुओ मोटो मतलब आप खुद इसको दर्जी करो। तो हमको उसका सितंबर में आंसर मिला कि आपका पिटीशन लिस्ट हो गया प्रिंसिपल बेंच से। प्रिंसिपल बेंच सबसे बड़ा बेंच होता है, और हमारी वो सुनवाई जो थी वो हुई मार्च के महीने में। और तभी हमने क्या प्लान किया कि हम एक जगह से तो अटका रहे, तो भाई बॉम्बे हाईकोर्ट भी मूव हो गए पीआई के लिए, ताकि दोनों जगह से रास्ता नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अगर बॉम्बे हाईकोर्ट से अभी इनको ऑर्डर मिला कि आप भाई शिफ्ट करो, तो वो लोग एनजीटी पहुंचा देते। तो एनजीटी से हमको ऑर्डर मिला कि 2 महीने के अंदर, जो प्रिंसिपल बेंच ने उन्होंने बोला कि 2 महीने के अंदर आप आके एफिडेविट फाइल करो, किसको, एमपीसीबी को, सीपीसीबी को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है अभी के, कि भाई जाओ और जांच करो। अगर जांच जो है प्रॉपर एक फाइल होता है उसमें करो, जो फाइल आके प्रेजेंट करेंगे जिसमें आप झोल जा पाना नहीं कर सकते। तो उस एफिडेविट को वो लोग 2 महीने बाद प्रेजेंट नहीं कर पाए, और उसका भी हमने नोटिस मारा। तब अगले दिन उन्होंने बोला कि हमने 5 तारीख को फाइल कर दी थी। अविनाश ढांके जो अभी का ये नवा IAS MPCB का ऑफिसर है, उसने बोला कि नहीं हमने पिटीशन फाइल कर दी, मैं अभी नवा आया तो हमको मालूम नहीं एफिडेविट फाइल हो चुकी थी। उस एफिडेविट में इन्होंने ये कहा कि बहुत सारे मसले थे, इसकी वजह से हम नहीं कर पाए, और उनका जो है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट निकले, जिसमें से एक डिफेक्ट ये था कि वो लोग प्रॉपरली स्क्रबर्स को यूज नहीं कर रहे थे, और उनको पेनलाइज किया। जो एमपीसीबी बोर्ड है, सीपीसी बोर्ड है, उनको ये जो बीएमसी है, ये जो SMS एनबुकिंग है, ये बीएमसी ऑपरेट कर रही है, ये कोई प्राइवेट पार्टी की है। SMS एनबुकिंग सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर है, पर ओनर कौन है, बीएमसी। इसीलिए वक्त लग रहा था, आप समझिए 14 साल क्यों लगे, फिर बीएमसी मेन कल्प्रिट है। अब बीएमसी को 25 लाख की पेनल्टी लगी, ठीक है, सीपीसीबी बोर्ड ने पेनल्टी मारा। और एक कंपनी थी पीयूष प्लास्टिक जो पुणे में ऑपरेट होती है, उन्होंने प्रॉपर ये नहीं किया, वो कंपनी को उन्होंने सस्पेंड किया। तो एनजीटी में ये मैटर ये हुआ, और उन्होंने ये कहा कि 1 साल का मतलब 1 साल का टेन्योर है, उसमें अडगांव खलापुर में अतरगांव की जगह है, वहाँ पे ये मूव हो जाएगा, और हम लोग बस इसी का वेट करें। तो उन्होंने टाइम भी नहीं मांगा। मेरी बात हुई अविनाश से, उन्होंने क्या बोला कि तलोजा में शिफ्ट कर लेंगे या अडगांव में शिफ्ट करेंगे, बस 1 साल के अंदर मुहूर्त मिली है। और उस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट का भी जजमेंट आया कि भाई 2 साल के अंदर आप शिफ्ट करो। अब क्या है, लीगली वो लोग फंस गए, एज एन एडवोकेट बता रहा हूँ, लीगली फंस गए। क्योंकि अगर आपको बॉम्बे हाईकोर्ट नेगेटिव जजमेंट देता है तो आप एनजीटी मूव करते हो, पर एनजीटी में ही आपका मैटर अटका हुआ है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आपको ये मैटर में लिस्ट नहीं करेगा। अगर गए भी तो वहाँ पे हम देख लेंगे। तो अब मामला ये है कि लोग मेहनत नहीं करेंगे, बीएमसी का नाम खराब हो चुका है, तो इससे बेहतर है कि वो लोग मूव कर लें। तो बोरीवली में इंशाल्लाह वो MIDC में जाएगा और मैटर खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि मतलब ये बंद हो जाएगी? ये कंपनी शॉर्ट बंद है, अगर नहीं बनी तो उनका नुकसान हो जाएगा, बीएमसी का नाम खराब हो जाएगा।
और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि इसे पीछे बंद ना होने का इतने साल से क्या रीजन चल रहा है? राजनीतिक बोलो या बीएमसी बोलो या कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही, मतलब मिली भगत है? बंद ना होने का रीजन क्या है? मतलब आपने इतना सारा बता दिए स्टार्ट टू एंड, लेकिन बोलते ना कि एक के पीछे है कि कोई इसका हाथ हो जिसकी वजह से ना बंद हो रही हो। तो बंद होने की एक ही चीज थी कि यहाँ के लोग जो थे पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ पे जब भी हमने 2020 में हम जब बात कर रहे थे लीगली फयाजर में, तो कोई पार्टी का एक बंदा आता है और बोलता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और पढ़ा लिखा बंदा है, एकदम अच्छा पढ़ा लिखा है, एकदम अच्छा अभी वेल सेटल्ड बंदा है, वो आगे बोलता है कि भाई हम प्रोटेस्ट करेंगे, जबकि वो गोवंडी का बंदा भी था। और उनको उसी टाइम मैंने उसको कह दिया कि आप अपने पैर को दूर रखिए। फिर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बट अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो लीगली चीज़ें अपनाई उसी वजह से आज ये सोल्यूशन आया। और यही प्रॉब्लम था कि इससे पहले गोवंडी में उभरते जो लीगली सोचने वाले और सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग नहीं थे, जो आज आए और काम को पूरा अंजाम दिया। इसमें कुछ किसी का क्या बोलते कुछ बड़ा योगदान, हाँ पर्सनल गेम नहीं है कि भाई हम लोग ने ये किया वो किया, बस लोगों ने सोचा कि उम्मत के लिए कुछ करना है तो पहले उतर गए मैदान में और कर दिया। किसी ने किसी का एक पैसा खर्च नहीं हुआ, ना भाई का खर्चा हुआ, ना मैं लीगल फीस लिया, ना किसी ने हम लोग किसी को बॉम्बे हाईकोर्ट में किसी को ऑपरेट करे, कुछ पैसे किसी ने खर्च नहीं किए, पर मेहनत की। तो मेहनत अगर इंसान करेगा तो उसको सोल्यूशन सही तरीके से अगर काम होता ना कंपनी के ऊपर, अगर इसको इलेक्शन का सिर्फ मुद्दा नहीं बनाया जाता, सालों से इसको इलेक्शन का मुद्दा बना दिया गया और हर वक्त जब भी इलेक्शन आने वाला रहता उससे पहले इस मुद्दे को उठाया जाता और फिर वोट मांगे जाते कि वोट मांगने के बाद हम जीत के आएंगे और इस कंपनी को बंद करेंगे। 2009 से ये चीज़ हमारे गोवंडी मानपुर में हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि 2009 से हमारे एमएलए साहब, स्थानीय एमएलए साहब और यहाँ के जो लोकल नगर सेवक थे, किसी ने भी कंपनी के खिलाफ में पिटीशन दाखिल क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है, सबसे पहला सवाल। उसके बाद मैं आता हूँ कंपनी के ऊपर। 2019 में कंपनी को एमपीसीबी ने बंद करने का ऑर्डर दिया 2019 में, मतलब ये कंपनी 2019 में बंद हो जाती थी। लेकिन उसके बाद कंपनी कोर्ट में गई और कंपनी ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आए। ये स्टे ऑर्डर की कॉपी है। कंपनी ने जाकर राइट पिटीशन डालकर कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आई। उसके बाद में यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब को कंपनी के अपोजिट में एक पिटीशन दाखिल करना चाहिए था और उनका स्टे ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक नॉर्मल सा चैम्बर समन करके एक उन्होंने एप्लीकेशन दाखिल किया, एक नॉर्मल सा चैम्बर समन। अगर ये पिटीशन उसी टाइम पे दाखिल होती तो ये कंपनी 2019 में ही बंद हो जाती और वो जो समन जो दाखिल किया गया वो भी डिसमिस हो गया। देखो नीचे इधर डिसमिस। तो ईमानदारी से इस पर काम नहीं हुआ। उसके बाद में जब गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी ने जब 2022 में पिटीशन दाखिल करे, उसके बाद में भी यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब ने 2023 में एक नॉर्मल सा इंटरवेंशन फाइल किया, जिससे कंपनी जो न्यू संगम वेलफेयर ने जो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो अगर हमारे हम यहाँ के विधायक अगर इस पे मेहनत करते तो बंद हो जाते? जरूर, अगर इस पर सही से काम होता, ईमानदारी से अगर काम होता, तो ये कंपनी 2009 में मेरे हिसाब से जब आए थे यहाँ पे एमएलए साहब, 10 में 11 में ये कंपनी बंद हो गई होती, उसी टाइम पे ये शिफ्ट हो गई होती अगर ईमानदारी से इस पर काम किया जाता तो। लेकिन इस पर ईमानदारी से काम नहीं हुआ। 2022 में पिटीशन दाखिल किए, 2023 में इसको बंद करने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है। उसके बीच में हम लोग ने बहुत सारी मेहनत करे, गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर ने और बाकी बहुत सारी एनजीओ ने। आप सबको मालूम है कि हम लोग ने आंदोलन किए, लास्ट ईयर हमने आंदोलन किए। आंदोलन करने के बाद में उसके बाद में भी एमपीसीबी के चक्कर, यहाँ से लेके सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड तक को लेटर भेजे, वहाँ से कंपनी के अपोजिट में भी वहाँ से भी इंक्वायरी का ऑर्डर आया। कंपनी की चिमनी बढ़ी हुई, वो भी हमारे लेटर पे चिमनी जो उस कंपनी की बढ़ी हुई। लेकिन कंपनी को बंद करने का ऑर्डर जब नहीं मिला, जब हमारी लड़ाई ग्राउंड पर नई मजबूती से लड़ी जा रही थी, तब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को एसएमएस कंपनी के बारे में? हम लोग लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि देखो, गोवंडी में जो भी आप लोग जिसको भी वोट देते हैं, आप अभी देखो एक जवान पिक्चर आई है, आप उसमें देखो लास्ट का जो सीन है उसका शाहरुख खान का, कि ये जो उंगली है, ये उंगली जो हम लोग करते हैं, हर जगह उंगली करते हैं, लेकिन जब 5 साल में एक बार जब इलेक्शन आता है तो हम लोग सही जगह पे ये उंगली नहीं करते। उसका नुकसान है जो आज झेल रहे थे ना इतने साल से इस कंपनी को, कि ये कंपनी बंद नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल की हालत देखो आप लोग क्या है। हॉस्पिटल 2 साल तक बंद था, उसके बाद 2 साल 1 साल लड़ाई लड़ा, उसके बाद में हॉस्पिटल चालू हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे इधर है। तो आप लोग जब भी इलेक्शन आता है, आप देखो, समझो, जानो वो क्या करेगा, हमारे साथ पढ़ा लिखा है नहीं है, ईमानदार है नहीं है, सारी चीज़ें जानने के बाद आप किसी को भी वोट दो। और मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सके आप लोग यहाँ के स्थानिक लोगों को ही चुनकर लेकर आओ। ये मेरा लोगों को एक मैसेज है कि आने वाले इलेक्शन में देखो, इलेक्शन में यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग
अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग अपने गोवंडी, क्योंकि हम यहाँ से गुजरना आना जाना, कितनी सारी आबादी है यहाँ सामने। देखो माजिद भाई लोग रहते, जाकिर हुसैन नगर में फयाज लोग रहते, जो उसकी बास आती है, कितनी गंदी बास आती है कंपनी की, धुआं आता है, हमारे फेफड़ों में जाता है, बच्चे बीमार होते हैं, टीबी के इतने सारे मरीज, कैंसर, बीमारियों का गढ़ बन गया हमारा गोवंडी आज। इतनी सारी प्रॉब्लम है और हमारे इधर जो भी चुन के आता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकता है, अपना फायदा निकालता है और जीत कर यहाँ से फिर वो गोवंडी को उसी हाल पर छोड़कर चला जाता है। तो मेरा लोगों से यही बोलना है कि जिसको भी आप चुनकर लाओ, सही इंसान को आप चुनकर लाओ और जितना हो सके यहाँ के स्थानिक लोगों को आप लोग चुनकर लेकर आओ। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी पूरी टीम को कि जिन्होंने इस पर सही से मेहनत की, ईमानदारी से काम किए, कि इतने सालों का एक मसला जो चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि 1 साल 1.5 साल के अंदर उसका हमको रिजल्ट मिला। इसके बाद भी अगर कंपनी नहीं बंद होती है, कोई दाव पेच लगा के अगर वो फिर भी रुकती है, तो आपका आगे का क्या स्टैंड रहेगा? जैसा कि यहाँ के लोग 2009 से सुन रहे हैं बंद होगी और अब भी उनको ये, कई लोगों को ये लगता है कि भाई अभी भी एक जुमला ही है, तो आगे इसके आगे का क्या स्टैंड रहेगा आपके? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद मेरे पिछले बात में रह गई थी कि अभी जो इनको जो कोर्ट ने टाइम दिया है, ये इनके रिप्लाई फाइल करने की वजह से दिया है। मतलब कोर्ट क्या होती है, दोनों पक्ष की सुनती है, जी। हमारी भी बात सुनी और इनकी भी बात सुनी। तो हमने तो अपना मुद्दा रखा, तो कोर्ट ने इनसे भी रिप्लाई मांगा, कॉन्ट्रैक्टर से, जो SMS इन्वोक्लिन के जो एडवोकेट है। तो उन्होंने अपने रिप्लाई में ये मेंशन किया कि सर हमने लैंड खरीद लिया है, जगह हमने अपना पाताल गंगा में जो MIDC एरिया है वहाँ पे हमने लैंड खरीद लिया और लैंड खरीदी का उन्होंने बाकायदा पेपर भी कोर्ट में सबमिट किया कि जगह का हमने पूरा पेमेंट वगैरह सब क्लियर कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ EC मिलेगा, EC के बाद 12 महीना, उन्होंने उसमें पूरा मेंशन किया है। तो जब तुम एक तरफ कोर्ट में तुम रिप्लाई फाइल करके तुम खुद से जवाब दे रहे हो, तो दूसरी तरफ तुम वहां से बच नहीं सकते। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कोर्ट ने तुम्हारा भी पक्ष सुना, हमारा भी पक्ष सुना। अब दोनों का मुद्दा रख के बाद उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर फाइनलाइज किया। मतलब इनके रिप्लाई पे ये खुद फंस चुके हैं। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। लीगली कैसा है ना, कि लीगली अगर मैं बताऊंगा आपको कि उनके पास जाने के लिए ऑप्शन जो था वो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है। अब ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट है, बट अगर ये बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट ये फाइल करते हैं, NGT में एफिडेविट ये फाइल करते हैं कि उनको EC मिलेगा और वो 1 साल 2 साल, मतलब NGT की जो एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा है कि 1 साल के अंदर ही वो लोग कर देंगे, और बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 साल का टाइम। एक सेक्शन होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लायबल हो जाएंगे, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो n नंबर ऑफ पेनल्टी मारता है, समझ में आ रहा है। अगर NGT के इसमें देखेंगे तो सेक्शन 25 में अगर उनको अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएंगे तो 500,000 कोर्ट तो पेनल्टी है उनको, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का अलग ही पोजीशन चलेगा। तो वो लोग इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि भाई हम जाएंगे और इसके अगेंस्ट स्टे लेगी या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट जाता भी है वो लोग, तो उनको डिसमिस हो जाएगा मैटर, क्योंकि ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट फाइल किया और NGT के प्रिंसिपल बेंच पे एफिडेविट फाइल किया, तो मैटर यहाँ पे खत्म होता है। लीगली अगर लोग फिर भी डर रहे हैं तो उनको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी पॉसिबल ही नहीं है, और ये कंपनी जो है फिलहाल शिफ्ट होगी ही होगी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अभी से लेके, मतलब जब से एक ऑर्डर निकला है तब से लेके जब तक ये कंपनी शिफ्ट भी नहीं हो रही है, हर महीने फिजिकल विजिट होगा। मतलब ऑनलाइन सिर्फ रीडिंग नहीं ली जाएगी, फिजिकल विजिट होगा MPCB के ऑफिसर का, और वो रीडिंग वो लोग फिजिकली कोर्ट में अपना इधर पे पोल्यूशन बोर्ड से लेके सेंट्रल पोल्यूशन को सबमिट करेंगे। उसके बाद और इसकी अगर ये डेडलाइन में अगर कुछ भी हेरफेर होता है तो इसकी पूरी लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर पर और MPCB के ऊपर बैठेगी, मतलब स्टेट के ऊपर आएगी। और स्टेट इतना बड़ा बेवकूफ़ी का कदम नहीं उठाएगा कि उनके ऊपर अपने खुद के ऊपर पेनल्टी लगने देगा। सर NGT से जो है जो कंपनसेशन की बात हुई थी, जो कंपनसेशन की बात कर रहे थे आप लोग, तो क्या मांग करने वाले हो आप लोग कंपनसेशन को? देखिए NGT में तो सर बताओ NGT का कैसा करेंगे? देखिए NGT जो है कंपनसेशन वैसे देती, इसके पहले भी बहुत सारे केस लॉज हो चुके हैं इंडिया के अंदर, जिसमें ओलियम गैस लीक का एक बहुत बड़ा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेट करने को कहा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास केस लॉज में पड़े हुए हैं। तो NGT के लोग जो है वो पूरा एनवायरनमेंट का जो भी है वो ब्यौरा करते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि एनवायरनमेंट की वजह से क्या क्या नुकसान हुए। तो उसमें ये होगा कि हो सकता है कि गोवंडी के अंदर ग्रीन गोवंडी बनाने के लिए BMC को ऑर्डर मिले कि आप ग्रीन गोवंडी बनाएं, और जो लोग डायरेक्टली अफेक्टेड है, हो सकता है जो लोग डायरेक्टली लंग्स या सांस की बीमारियां, हो सकता है उनकी पूरी दवाइयों का खर्चा वगैरह भी देने को लग सकता है। तो ये NGT के ऊपर डिपेंड करता है कि NGT इसको किस तरह से वेरीफाई करती है। और एक चीज़ और आप लोगों ने अभी पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लियर मकसद है
कि इस पे काम कर रहा है कोई और मजा कर रहा है कोई और। तो लोगों को पता चलना चाहिए काम करने वाले कौन लोग हैं, मजा करने वाले कौन लोग हैं। मैं बहुत छोटे से उदाहरण के साथ आप लोगों के सामने एक प्रेजेंट करता हूँ। ये आज जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेने के लिए बहुत सारी पेन की इंक खर्च हुई है। जो लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने पेन में इंक का इस्तेमाल किया और कोर्ट ने ऑर्डर किया बंद करो। और कुछ लोगों को इसमें क्रेडिट चाहिए था, लोगों को अपने तरफ खींचना था कि देखो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये इंक जो है ऑफिसर्स पर फेंक कर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और उसका आज तक वो लोग जो है रोटी सेक कर खा रहे हैं। तो एसएमएस के ऊपर सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से रोटी सेक रही है। और एमएलए नगर सेवक सब मिलकर चाहते तो बहुत जल्दी 2012-13 के अंदर ये एसएमएस कंपनी बंद होती। लेकिन अफसोस मैंने खुद एमएलए ऑफिस में जब मुझे बुलाया गया था तो मैंने कहा था कि इस पे एक पीआईएल फाइल करना होगा। तो एमएलए साहब का जवाब था कि भैया एमएलए पीआईएल फाइल नहीं करता, हमारा काम विधानसभा में बोलना होता है। तो एमएलए का काम विधानसभा में बोलना होता है और जिस विधानसभा के लोगों ने एमएलए को उंगली से अपने वोट देकर जिताया है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। 15 लाख से ज्यादा आबादी है, गरीब लोग हैं जिनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन और राइट टू लाइफ का। लोग यहाँ पर बेदर्दी से मर रहे हैं, सांस की बीमारियों से मर रहे हैं, चर्म रोग में आकर मर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन 15, 18, 20 साल के बच्चों को यहाँ पर अटैक आ जा रहा है। इन सारी बीमारियों होने के बाद भी कौम के जो हमदर्द हैं, जो विधानसभा में जाकर बोलते हैं मेरी कौम मर रही है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप विधानसभा में तो कहिए, सरकार आप जरा जमीन पर उतर के देखिए कौम मर क्यों रही है और उसका सोल्यूशन निकालिए। और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भैया आप सिर्फ प्रॉब्लम बताने वाले पॉलिटिशियंस को वोट मत दीजिए, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है उनको वोट दीजिए। सिर्फ काम इससे नहीं चलेगा कि जनता मर रही है, जनता मर क्यों रही है और जनता जिएगी कैसे, हेल्दी कैसे होगी। आज हमारी जो एवरेज लाइफ है वो 39 ईयर्स है और इसी मुंबई के अंदर गोवंडी के ईस्ट में अगर आप चले जाओगे गोवंडी स्टेशन को पार करके तो वहाँ पर 68 ईयर्स एवरेज लाइफ है। मैं सवाल पूछता हूँ 15 साल में आपने बोला बहुत काम किया, मैंने काम बोल रहा है, ये 65 से 39 हमारी एज क्यों हो गई? इसका जवाब क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर देंगे या कोई भी प्रेस मीडिया का इंसान जाकर पूछेगा कि ऐसा क्यों है? और इसके लिए आपने क्या किया? कोई भी पेपर पर जबानी जमा खर्च नहीं करना, सिर्फ पेपर दिखाइए। देखिए यहाँ पर इतने पेपर्स हैं, इतने सारे पेपर्स हैं, इनके इतने सारे लोगों ने पुलिस स्टेशन में गए, लोग अरेस्ट हुए, काफी मेहनत की। रोड पर हमने देखा, मैं इस एसएमएस में मैंने तो बहुत थोड़ा सा योगदान दिया है, सिर्फ सजेशन के लिए लोग मुझे बुलाते थे, लेकिन इन लोगों ने वाकई योगदान दिया है। इनके जेब से पैसे भी खर्च हुए और इनको जान का भी रिस्क था। इनके फ्यूचर पर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो पॉलिटिकल केसेस बनवाकर इनको अरेस्ट भी करवा सकते थे, लेकिन गोवंडी के लिए लोग खड़े रहे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि गोवंडी की जनता अभी भी सोए ना, अभी भी जागती रहे। अगर आगे ये एसएमएस कंपनी नहीं हटती है तो हमारी लड़ाई अब भी जारी रहेगी। हम 18 महीने खामोश नहीं बैठने वाले। इन 18 महीने में हम लोग दूसरी हलचल करेंगे। इसके अलावा एसएमएस के अलावा जो भी जहरीली जो कंपनियां हैं, या हो सकता है हमारी लाइब्रेरी, कहीं ना कहीं डंपिंग भी एक सवाल बना हुआ है लोगों के लिए। एग्जैक्टली, डंपिंग एक सवाल है और वेस्ट टू एनर्जी है, सीमेंट कंपनी है, यूजेस ऑफ प्लास्टिक है, इलीगल प्लास्टिक की यहाँ पर फैक्ट्रीज चल रही हैं। पूरे भारत में प्लास्टिक बैन है, गोवंडी में आसानी से मिलता है। पूरे भारत में गुटखा बैन है, गोवंडी में आसानी से मिलता है। पता नहीं कौन कौन सी ड्रग जो बैन है, इंटरनेशनली बैन है, वो इधर गोवंडी में आकर मिलती है। तो इन 2009 से लेकर 2023 तक मैं सवाल दाग रहा हूँ, ये सवाल अबू हाशिम आजमी साहब को, एमएलए साहब को है कि 2023 तक, 2009 से लेकर लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चरमराया जाना, ये इसका जिम्मेदार कौन है? आपने सिर्फ पानी और रोड का क्रेडिट लिया, लेकिन लोग नशे में चले गए, लोग मर रहे हैं। इस बीच में मर्डर के अगर आप ब्यौरा लोगे तो गोवंडी 43 पिन नंबर के अंदर मर्डर, एन नंबर्स ऑफ मर्डर हो रहे हैं। अच्छे बेचारे बच्चे काम करने वाले मारे जा रहे हैं नशे के चक्कर में। तो इन सारी चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद से लोगों को अवेयर करना था। इतनी सारी स्टडीज है, इतनी सारी मेहनत है, इन लोगों की मेहनत के ऊपर अगर कोई अपनी सत्ता की रोटी सेकने आएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। यही असल मकसद था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। भाई गोविंदी की आवाम अब तक की खामोश थी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप बैकग्राउंड में बैनर देख रहे हैं, ये हमारी मुहिम है। पहले भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। दूसरा, जो गोविंदी के सारे मैदानों का निजीकरण हो रहा है, राम मंदिर मैदान, साहू मैदान हो गया, अपना आरबी के मैदान हो गया, उसके बाद में नशे का भी हम लोग हर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों और साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि 2015 में मुंबई मिरर के अंदर आर्टिकल आता है कि ये एसएमएस कंपनी को
प्रदूषण बोर्ड के एनओसी नहीं है। उसके बाद यहाँ के नगर सेवक थे रईस शेख साहब, उन्होंने हलफनामा दिया कि भाई मैं इसकी नहीं आगे चल के काम करूंगा। 4-5 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। और आज जो लोग काम कर रहे हैं उनको पीछे से उंगली की जा रही है, धमकाया जा रहा है। अब ये गोइंडी का युद्ध जो आपके सामने है, इन्हें काम धंधा बिजनेस करना चाहिए। ये आज बीएमसी के धक्के खा रहा है, कोर्ट के धक्के खा रहा है। हम लोगों ने सोचा था जिन्हें अपना बनाया है घर अपना सजाने के लिए, गले में नाग बन बैठे हैं, वो ही काट खाने के लिए। दोस्तों ये देखो, ये उनकी पिटीशन जो है डिस्पोज हुई, बाकायदा इसमें रुखसाना सिद्दीकी मैडम का नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भले कुछ ना करें, लेकिन जो लोग काम करें उनकी टांग ना खींचे मेहरबानी करके। सब लोग यहाँ काम धंधे वाले हैं, कोई फालतू लोग नहीं है। हम फैयाज भाई को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्रेडिट लेने की नहीं है, किस हद तक गिर सकते हैं इसकी कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज लोटस से लेकर के रफीक नगर हर जगह से लोग ताल्लुकात कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट करके फैयाज भाई को कराइए। हम पूरे ग्रुप का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिन्होंने ये मुहिम की, जो इतनी बढ़ चढ़ के पॉलिटिकल लोगों के आगे जाके काम की। उसमें भी पैसे रेज किया जा रहा है कि उन लोग से राब्ता मत करना, उनसे मिलना मत। भाई हम यहीं के मूल निवासी, यहीं रहने वाले, यहीं मर के यहीं दफन होंगे। जो लोग बाहर से आए वो लोग अपनी फिक्र करिए, हम यहाँ के यहीं रहेंगे और गोइंडी के हक के लिए, गोइंडी की बेहतराई के लिए जिस मुकाम तक जाना होगा हम जाएंगे। लाइब्रेरी में भी रोशनी लगी है सर।